साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, और आज हम लोग देखेंगे समान अध्ययन के अंतर्गत भूगोल का जो टॉपिक चल रहा था उससे आगे की बात हम कंटिन्यू करेंगे। और आपको ध्यान होगा, पढ़े होंगे आप लोग, पिछले क्लास में हम मिट्टी पढ़ रहे थे और मिट्टी के बनावट और प्रकार की बात कर रहे थे। इसमें मिट्टी के कुछ महत्वपूर्ण प्रकारों की चर्चा हम कर चुके हैं पिछले क्लास में। अब जो बचा हुआ है कुछ क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है, हमने कहा कुल मिलाकर के 8 प्रकार की मिट्टियां हैं, जिसमें 4 महत्वपूर्ण है और 4 कुछ क्षेत्रों में दिखाई पड़ती है विशेष परिस्थितियों में। तो इन 4 जो मिट्टियां हैं उसी में से 2 मिट्टी की आज हम चर्चा करें, जो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। उसकी बनावट, उसका विस्तार, भारत में किन किन राज्यों में फैला हुआ है, ये सब चीजों पर ध्यान रखना है। किन किन चीजों की खेती होती है, किस रूप में उसमें रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, ये सब हम लोग को एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमें होना चाहिए। साथ ही आज बहुत खुशी हो रही है कि सरकार ने, जो बिहार सरकार है, वो बिहार दरोगा की एक नई वैकेंसी की घोषणा कर दी। अभी पुरानी वैकेंसी का मेंस होना है, लॉकडाउन की वजह से एग्जाम नहीं हो पाया, और एक नई पीटी की वैकेंसी भी आ गई है। बहुत अधिक पोस्ट है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस दरोगा के एग्जाम को आप सबसे आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इससे आसान और इससे कम मेहनत में दूसरा इतना अच्छा जॉब आप नहीं ले सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को इनकरेज करें, खुद पर बिलीव करें और तैयारी को शुरू करें। अब डिले ना करें। एक एक दिन जो बीत रहा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अब किक मारें, स्टार्ट करें गाड़ी को और पिकअप दे। हम आपको पिकअप देने के लिए तैयार हैं और आपके चीजों को बिल्कुल मार्गदर्शन के द्वारा अच्छे से प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। बस आपको उसको फॉलो करना। यहाँ का मटेरियल, यहाँ का क्लास, जो भी विषय चल रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हमने पिछले बैचेज में ऐसा करके दिखाया है, जिससे अनुभव होता है कि कैसे एग्जाम को आसानी से क्रैक किया जा सकता है। इसके लिए हम गुप्ता सर, पूरा नवजीवन टीम काम करे कि इस आने वाली वैकेंसी में जो आया है उसमें और ज्यादा रिजल्ट हो सके। हम हर बैच में अपने रिजल्ट को इंप्रूव करते आए हैं, और इसके द्वारा बहुत सारे बच्चे आज दरोगा का वर्दी पहन करके ट्रेनिंग ले रहे हैं। कुछ पोस्टिंग कर चुके हैं, किन्हीं का पोस्टिंग हो चुका है कहीं जगहों पर। तो अब आपकी बारी है, और इसको मिस ना करें। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इसको किसी भी हाथ से जाने ना दें। तो चलिए, उसके लिए अलग से एक रोड मैप बनाएंगे, उसकी योजना बन रही है बहुत जल्दी। उसके लिए अलग से एक बैच होगा जो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाएगा, और जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो ऑफलाइन भी क्लासेज आपको कराया जाएगा, जिसमें सभी विषय की समग्र तैयारी होगी। इसके अलावा कुछ नोट्स भी प्रिपेयर किया जा रहा है दरोगा के लिए ध्यान रख करके, और 66 बीपीएससी के लिए। तो दोनों के लिए नोट्स भी आपको मिलेगा और बैचेज भी मिलेंगे, जिससे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सटीक तैयारी कर सकते हैं। कम समय, कम मेहनत में स्मार्ट तैयारी करके कैसे रिजल्ट किया जाता है, इसको हम लोग आपके सामने रखेंगे, और आप ही उसके रिजल्ट को लेकर के हमारे और अपना एक नाम गौरवान्वित करने का काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज जो हम बात करने वाले हैं उसमें 2 मिट्टियों की चर्चा करेंगे, एक एक करके। आज समय थोड़ा सा कम है, इसलिए क्लास छोटा होगा, लेकिन जो भी है उसको ध्यान रखें। तो जो मिट्टी पढ़ चुके थे उससे आगे चलें, और आगे की कड़ी में हम लोग को पढ़ना है एक महत्वपूर्ण मिट्टी, और वो मिट्टी है मरु स्थलीय मिट्टी, या इसी का दूसरा नाम बलुआई मिट्टी भी है। तो ये ध्यान रखना है, मरुस्थलीय मिट्टी या बलुआई मिट्टी कैसे है, क्या इसकी बनावट है, किस प्रकार का विस्तार है, और किन किन फसलों में कृषि कार्य यहां हो सकता है, उसको हम लोग को देखना। तो नाम से स्पष्ट है, मरुस्थल को आप जानते हैं, बलुआई को जानते हैं। तो वैसी मिट्टी जो मरुस्थल के क्षेत्र में पाई जाए, मरुस्थलीय मिट्टी, या इसको रेगिस्तानी मिट्टी भी कहते हैं, या डेजर्ट सॉइल कहते हैं। दूसरा की वैसी मिट्टी जिसमें बालू की प्रधानता हो, बालू अधिक मात्रा में मौजूद हो, बालू के कण दिखाई पड़ते हो, उसको हम बलुआई मिट्टी कहते हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट साधारण आम भाषा में समझने के लिए। अब यहां ध्यान दें कि मरुस्थलीय मिट्टी या बलुआई मिट्टी के बनावट पर जब ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि यह मिट्टी सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र में विकसित होता है। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र में मिलेगा, ये ध्यान रखना।
तो वर्षा के मात्रा पर मिट्टी की बनावट डिपेंड करती है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि जलवायु बड़ा फैक्टर है, जलवायु से ही सारा काम होता है, तो ये ध्यान रखना है। अब यहां ध्यान दें कि सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो माना जाता है भारत में वो है 50 सेंटीमीटर से कम। जो भी क्षेत्र होगा वहां पर ये मिट्टी का बनावट या विस्तार दिखाई पड़ेगा, यही मिट्टी का विकास होगा, क्योंकि नमी मिट्टी के कणों को कॉम्पैक्ट करके बांध करके रखती है, लेकिन नमी नहीं होगा तो मिट्टी के कण इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, टूटेंगे, स्कैटर्ड होंगे, बिखरेंगे, हवा चलेगा तो बालू के कण उड़ेंगे। तो ये ध्यान रखना है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि यहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती, और ये एक बड़ा वजह है इस मिट्टी के विकास का, तो ये ध्यान रखना। अब यहां ध्यान देना है कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा तो मॉलिक्यूल बिल्कुल बिखरे होंगे, और बिखराव की वजह से जो बचेगा उसमें दो चीज, एक नमक ज्यादा मिलेगा और नमक के साथ साथ फास्फोरस ज्यादा मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है कि दो चीजों की यहां प्रधानता देखी जाए, नमक और फास्फोरस अधिक होता है यहां पर, क्योंकि पानी लें और पानी ना रहे उड़ जाए तो देखते हैं हमारे बॉडी पर पसीना निकलता है और वेपराइजेशन होता है, वाटर उड़ जाता है और कपड़े पर नमक दिखने लगता है व्हाइट व्हाइट। तो वही स्थिति यहां भी है कि पानी बहुत कम है, लेकिन जो मिट्टी में सॉल्ट है वाटर उड़ेगा और पानी नमी नहीं होगा तो ये नमक और फास्फोरस की प्रचुरता यहां दिखाई पड़ेगी। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि यहां पर नाइट्रोजन का अभाव होता है, नाइट्रोजन बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, नमी तो है ही नहीं, मिट्टी में नमी नहीं है, नमक फास्फोरस अधिक है। लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना है कि जब पानी पड़ता है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा देंगे तो नमक वाटर में घुलेगा और वो कृषि कार्य में उपयोग होगा, तो ये ध्यान रखना। अब यहां ध्यान देना है कि इस मिट्टी में दो चीजों की कमी के कारण, नाइट्रोजन और ये पानी की कमी के कारण एक विशेष पौधा डेवलप होता है, और उस पौधे को जीरोफाइटिक प्लांट कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, जीरोफाइटिक प्लांट के लिए ये मिट्टी सबसे उपयुक्त है, क्योंकि ऐसे पौधे इन्हीं मिट्टियों में विकसित हो सकते हैं। अब यहां ध्यान देना है कि ये 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है, और ये 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र जो भारत में पड़ता है उसको जब आप लोकेट करेंगे तो लगभग ये 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर, ये ध्यान रखना है, वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में इसका मुख्य रूप से विस्तार है। ये ध्यान रखना है, 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर जो भारत का एक बड़ा एरिया है, और इस रूप में इस मिट्टी का विस्तार यहां पर दिखाई पड़ता है। अब यहां ध्यान देना है कि जब 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर की हम स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि ये मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए यहां पर जो लोकेशन है वो ध्यान रखना होता है कि कहां पर है, क्योंकि उसी के हिसाब से हम कृषि कार्य करते हैं, फसलों का विकास करते हैं। अब यहां ध्यान देना है कि इतना लाख वर्ग किलोमीटर जो है मिट्टी इस तरह की है कि नमी नहीं है और नमक और फास्फोरस की अधिकता, तो इसकी वजह से यहां पर कृषि कार्य ज्यादा नहीं होता, मोटे अनाज की कृषि कार्य की जाती है। और मोटे अनाज में 2-3 अनाज है, जिसको एक है ज्वार, दूसरा है बाजरा, तीसरा एक है इंपॉर्टेंट फसल जिसको तिलहन कहते हैं। तिलहन मतलब जिसमें तेल प्राप्त होता है, और तिलहन के रूप में सबसे इंपॉर्टेंट फसल सरसों होता है। तो सरसों के उत्पादन के लिए यह क्षेत्र उपयोगी है, लेकिन ध्यान रखना है कि जब हम इसमें पानी की सुविधा दे देंगे तो फिर कपास का, गेहूं का, इन सब का खेती भी किया जा सकता है जो इंपॉर्टेंटली है। तो ध्यान रखना है कि पानी की सुविधा उपलब्ध करा देंगे तो कुछ गेहूं भी उत्पादन होगा, कुछ कपास भी उत्पादन होगा, और इस रूप में ये उत्पादन कार्य यहां किया जा सकता है। लेकिन ये मुख्य रूप से मोटे अनाज और तिलहन के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसमें ज्वार, बाजरा और सरसों जैसे फसलों की खेती बड़े पैमाने पर होती है। अब यहां ध्यान देना है कि इस मरुस्थलीय बलुई मिट्टी की बात करें तो हमने कहा 50 सेंटीमीटर का एरिया है, और 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला एरिया है। और जब एरिया लेंगे तो मुख्य रूप से जो एरिया है वो 2 लोकेशन में बटा हुआ है, और 2 लोकेशन जो है उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है। हम मैप देख रहे हैं, तो मैप जो देख रहे हैं ये भारत है, और भारत का ये पश्चिमी भाग जिसमें ये गुजरात है, ये राजस्थान।
तो मुख्य जो लोकेशन यही है, गुजरात का ये वाला पार्ट और राजस्थान का ये वाला पार्ट। लेकिन राजस्थान के साथ साथ यहां देखिए पंजाब का नीचे वाला भाग और हरियाणा का नीचे वाला भाग, राजस्थान का पश्चिमी भाग। तो ध्यान रखना है कि ये जो है ये पर्वत है, और पर्वत के रूप में कौन पर्वत? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के पश्चिम वाला जो राजस्थान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिमी राजस्थान। तो पश्चिमी राजस्थान पूरा का पूरा जो है थार मरुस्थल का क्षेत्र है, और इसलिए इसका विस्तार जब देखेंगे तो मुख्य रूप से जो विस्तार है वो ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से विस्तार थार मरुस्थल के क्षेत्र में, या इसको ऑप्शन दे तो ध्यान रखना है अरावली पर्वत के पश्चिम, अरावली पर्वत के पश्चिम वाला जो भाग, यहां पर ये मिट्टी का विस्तार दिखाई पड़ता है। इसके अलावा ध्यान रखना है अरावली पर्वत के पश्चिम में मुख्य रूप से थार मरुस्थल। इसके अलावा 2-3 राज्य को ध्यान रखेंगे। एक है दक्षिणी पंजाब, और दक्षिणी पंजाब के साथ हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा भी और दक्षिणी पंजाब भी। इसके अलावा गुजरात में कच्छ का रण जो है ये गुजरात में, और यहां भी मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार है। और इसी के चलते राजस्थान का बड़ा एरिया है। राजस्थान के कारण थार मरुस्थल के क्षेत्र को देखते हुए कृषि कार्य के लिए यहीं पर भारत सरकार ने राजस्थान नहर का विकास किया है। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान नहर, और यही नहर थार मरुस्थल के क्षेत्र में पानी उपलब्ध कराती है, जिससे वहां कृषि कार्य हो रहा है। तो यही हमारा मरुस्थलीय या बलुई मिट्टी की बात जो आपको ध्यान रखना। कृषि कार्य में ध्यान रखना कि क्या क्या चीज के लिए उपयोगी है और कैसे कृषि कार्य होता है। उपजाऊ ज्यादा नहीं है, ये ध्यान रखना है। प्लांट में ध्यान रखना है, जीरोफाइटिक प्लांट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन का अभाव, नमक फॉस्फोरस ज्यादा मात्रा में कहां होगा? तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र। तो ये तो एक ध्यान रखना। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना है कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है एक और है भारत में, वो है पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत का पूर्वी ढाल, ये जो है ये भी इसी का एरिया। क्यों? क्योंकि ये जो ही होगा, जो स्थिति में 50 सेंटीमीटर की कम वर्षा हो, तो 50 सेंटीमीटर का वर्षा इधर नहीं होता है। और ये है पश्चिमी घाट पर्वत, जो यहां से हमने पढ़ा है पहले के वीडियो क्लास के माध्यम से। तो ध्यान रखना होगा कि पश्चिमी घाट का ये पूर्वी पश्चिमी ढाल, लेकिन ये वाला जो ढाल है ये वाला ढाल इसी जोन में पड़ता है, और इस जगह भी वर्षा बहुत कम होती है। और वर्षा जहां कम होती है, ये वाला क्षेत्र, इसको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, रेन शैडो एरिया। तो मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि रेन शैडो एरिया में भी मरुस्थलीय मिट्टी या बलुई मिट्टी का विकास देखा जाता है, और ऐसी मिट्टी वहां पाई जाती है। तो यही भारत में बलुई मिट्टी का विस्तार। अब यहां के बाद जो पढ़ना हम लोग को, वो एक और मिट्टी देखेंगे हम लोग आज के क्लास में, जो बहुत महत्वपूर्ण है जीएस के लिए, क्योंकि जीएस के संदर्भ में पढ़ना होता है। और हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पीटी को ध्यान में रखकर पढ़ रहे हैं, या पीटी वो बीपीएससी का हो, या पीटी बिहार दरोगा का हो, या पीटी सचिवालय का हो, या जो भी वैकेंसी अभी 66 बीपीएससी आ रहा है उसका हो, वो सब के ध्यान में रख करके पीटी की बात करें। मेंस में जब आते हैं तो और ज्यादा डेप्थ से पढ़ना पड़ता है। तो यहां पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं अगली मिट्टी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मिट्टी है, जिसका नाम है नमकीन मिट्टी। नमकीन मिट्टी, तो अभी हमने पढ़ा मरुस्थलीय मिट्टी, एक नमकीन मिट्टी, इसी का दूसरा नाम लवणीय मिट्टी भी है। लवणीय मिट्टी भी है, और लवणीय मिट्टी को ही हम एक नाम देते हैं क्षारीय मिट्टी। तो ये विशेषता की वजह से 3 नाम ध्यान रखना। ऐसे इस मिट्टी का स्थानीय तौर पर 6-7 नाम, अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। और जब भी ज्योग्राफी में या साइंस में नाम एक से अधिक हो जाए तो ध्यान रखना है कि नाम से ही काफी सवाल पूछ देता। ये नाम कहां से बोला जाता है, किसको किस नाम से जानते हैं, ये सब एग्जाम में पूछता रहता।
तो नाम पर बहुत फोकस करें। जब बहुत सारा नाम हो जाए समझे कि वो प्रश्न पूछा जा सकता। तो नमकीन मिट्टी नमक से समन्वय, और नमक केमिकली जो हम पढ़ते हैं वो ध्यान रखना है कि नमक में दो चीज, एक सोडियम, एक पोटेशियम और एक कैल्शियम, ये तीन चीज महत्वपूर्ण होता है। और इन्हीं तीनों से नॉर्मली नमक बनता है। जैसे हम लोग नमक खाते हैं तो सोडियम क्लोराइड है, या पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब नमक है। तो ये सब नमक नॉर्मली इन्हीं धातुओं से बनते हैं। तो नमक जब बनेगा इन धातुओं से, इन धातुओं को अल्कली मेटल कहा जाता है, क्षार धातु, अल्कली मेटल। अल्कली मतलब होता है क्षारीय, और वैसा क्षार जो पानी में घुल जाता है वो अल्कली कहलाता है। नमक को देखते हैं पानी में डालते हैं वो घुल जाता है, क्योंकि नमक क्या है, अल्कली। और अल्कली क्यों है, क्योंकि सोडियम है उसके पास, और इसकी वजह से इसको अल्कली मेटल कहते हैं। और इस क्षार की मौजूदगी की वजह से ही इसका नाम क्या है, क्षारीय मिट्टी। तो ध्यान रखना है कि जिस मिट्टी में नमक ज्यादा हो, नमक को ही लवण कहते हैं, या जिसमें क्षार का गुण मौजूद हो, तो ऐसी मिट्टी को इन नाम से जाने। और ये क्षारीय या लवणता का गुण किसके कारण, इसके कारण। अब यहां पर कॉन्सेप्ट समझना है कि नमक मिट्टी में शामिल है। कब शामिल होगा, तो मिट्टी में नमक शामिल होने का दो कारण है। पहला, एक तो कि हम जल के प्रवाह को रोकें, जल के प्रवाह को रोक दें, ये ध्यान रखना। तो एक तो कारण हो गया जल के प्रवाह को रोकना। दूसरा कारण जो है वो है समुद्र में ज्वार का उठना या ज्वार भाटा का बनना। तो दो कारण हो गए, या तो ज्वार भाटा कहीं उठ रहा हो, या कहीं आप जल के प्रवाह को रोक रहे हैं। तो जल के प्रवाह को रोकने का मतलब सिंचाई से, ये ध्यान रखना। और सिंचाई से जब पानी को किसी लैंड तक ले जाते हैं, खेतों में ले जाते हैं, तो उस खेत में पानी धीरे धीरे स्टोर होता है, और सूर्य की रोशनी के कारण वो वेपराइजेशन होने लगता है। और वेपराइजेशन की वजह से वो ध्यान रखना है कि वाष्पीकरण होता है और पानी तो उड़ जाता है, लेकिन नमक खेतों में धीरे धीरे जमा हो जाता है। और जब नमक जमा होता है तो वही नमक धीरे धीरे नमकीन मिट्टी में तब्दील हो जाता है। इसके अलावा ज्वार भाटा कहीं बनेगा तो समुद्र का पानी स्थल में प्रवेश कर जाएगा, और जब वो पानी वेपराइजेशन बन के वेपराइजेशन होकर उड़ जाएगा तो उस नमक जो समुद्री जल में था वो मिट्टी में स्टोर हो जाएगा, तो मिट्टी नमकीन मिट्टी हो जाएगी। तो ध्यान रखना है दो कारण, कि जल के प्रवाह को रोका जाए। जैसे जल फाइनली नदी का जल कहां जाता है, समुद्र में मिलता है, लेकिन आप नहर निकाल करके खेतों तक पहुंचा दिए, तो खेतों तक पहुंचाएंगे तो खेत में तो पानी रुक गया, उसको आगे नहीं जाना, तो धीरे धीरे वो पानी में जो नमक शामिल है वो मिट्टी में शामिल होता रहेगा। ज्वार भाटा में कि पानी घुस गया स्थल में और वेपराइज हो गया, तो वो नमक जो पानी में था वो मिट्टी में शामिल हो जाए। तो यही दो वजह है नमकीन मिट्टी के विकास का। तो ध्यान रखना है। अब यहां ध्यान रखना है कि यहां इन सब की प्रधानता, नमक में सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम की, लेकिन यहां पर ध्यान देना है कि ये मिट्टी उपजाऊ नहीं, क्योंकि नमक के कारण धीरे धीरे मिट्टी बंजर हो जाती है, उपजाऊ नहीं। आपको नमक को हटाना पड़ेगा, और इसलिए उपजाऊ मिट्टी नहीं है। लेकिन कुछ फसलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि हम नारियल की खेती करते, तो नारियल की जो खेती होती है उसके लिए नमकीन मिट्टी ही चाहिए। इसलिए ध्यान दिए होंगे कि नारियल नॉर्मली समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में मिलता है। तमिलनाडु में, केरल में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में नारियल उत्पादन होता है। क्यों? क्योंकि वहां नमकीन मिट्टी है किनारे किनारे पर, तो नारियल की खेती के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा सुपारी की भी खेती होती है इन मिट्टी में, तो नारियल सुपारी के लिए उपयुक्त है, ये ध्यान रखना। तो पहला तो ये ध्यान रखना कि नारियल और सुपारी यहां पर उगाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे फसलों के लिए ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से नमकीन मिट्टी ही चाहिए। लेकिन जब नमक ज्यादा होने लगता तो हमने कहा कि नमक के कारण मिट्टी बंजर हो जाएगी, और इसके चलते किसान जो करते हैं एक काम कि ऐसे मिट्टी में लवण रोधी फसल लगाते हैं। ये ध्यान रखना, लवण रोधी फसल मतलब वैसा फसल जो लवण के जो मात्रा बढ़ रही है उसको रोके, लवण को बढ़ने ना दे, नमक को बढ़ने ना दे। और इस रूप में दो इंपॉर्टेंट फसल, एक है धान
और एक है गन्ना। तो अगर नमक है मिट्टी में और गन्ना लगा दें आप, तो गन्ना उस नमक को निकाल देता है वहां से। धान भी नमक को मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है और इसके कारण मिट्टी धीरे धीरे लवण से खाली हो जाती, लवण की मात्रा घट जाती। और जब लवण घट जाएगा तो फिर यहाँ पर कई तरह की खेती होने लगी। तब यहाँ पर धान हो सकता है, गेहूं हो सकता है, इसके अलावा तंबाकू हो सकता है, इसके अलावा कपास हो सकता है। ये सब की खेती आप कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि ऐसे फसलों को आप उत्पादित कर सकते हैं जब लवण रोधी फसल बना लगा करके लवण की मात्रा को कंट्रोल करें। तो ये ध्यान रखना। अब यहां ध्यान दें कि ये जो एरिया है या क्षेत्र है, पूरे भारत में जहां जहां नहर का विकास किया गया, राजस्थान नहर, इंदिरा नहर, बहुत सारे नहर की परियोजना चलाई जा रही। दुनिया का सबसे बड़ा नहर इंदिरा नहर के रूप में देखा जाता और वो भारत में है। तो नहरों से जहां जहां सिंचाई करेंगे वहां वहां ये नमकीन मिट्टी का विकास होगा, क्योंकि आप पानी के बहाव को रोक रहे हैं। अब यहां ध्यान देना कि होता क्या है कि नहरों के बहाव में जब आप विस्तार करते हैं तो जिन जिन राज्यों में जाता है वहां पर इस मिट्टी का विकास होता है। और इस प्रकार से भारत में अगर देखा जाए तो भारत में कुल 1.70 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह मिट्टी का विस्तार दिखाई पड़ता है। यह ध्यान रखना है, 1.70 लाख वर्ग किलोमीटर। और ये लगभग सभी राज्यों में, लेकिन सभी राज्यों में कुछ राज्यों को ध्यान रखना। जैसे चलेंगे तो इधर से ही पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में मिट्टी का विस्तार। इसलिए आपको राज्य नहीं पूछेगा, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर में भारत में इस मिट्टी का विस्तार। अब यहां एक चीज और बता रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट फसल जिसको नमक की खेती कहते हैं, नमक की खेती। तो बहुत सारे किसान भारत में नमक की ही खेती करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं नमक का, और उसमें ये मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमने कहा ज्वार भाटा के कारण पानी घुस जाता है अंदर। तो ज्वार भाटा का सबसे ज्यादा इफेक्ट भारत में 2 जगह पर पड़ता है, एक गुजरात के तट पर और एक केरल के तट पर। सब जगह ज्वार भाटा आता है, सब जगह, लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट एक गुजरात पर पड़ता है, केरल पर, क्योंकि यहीं पर समुद्री टाइड सबसे ऊंचा होता है। और जितना ज्यादा टाइड ऊंचा होगा वो पानी उतना ही ज्यादा स्थल में घुसेगा। तो इधर समुद्र अरब सागर है, ऐसे लहरें उठ रही है, और लहरें उठते उठते ऐसे आ गई, ऐसे उठी और घुस गई गुजरात में। यहां पर केरल है तो यहीं पर लहरें सबसे ज्यादा उठती है, ऐसे उठ रही है, तो उठेगी तो ऐसे क्या होगा, पानी इस लहरों का चला आएगा केरल राज्य के ऊपर, तो पानी घुस जाएगा तटवर्ती क्षेत्रों में। और पानी जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो उड़ेगा वेपर बन के, और बाकी जो उसमें नमक है वो इन भूभाग में, इन खेतों में जमा हो जाए। और किसान क्या करेंगे, किसान उसी मिट्टी से नमक को निकाल करके, स्टोर करके, साफ करके, पैकेट में डाल करके, आयोडीन मिला करके बेचेंगे, जो हमारे घर घर तक पहुंच जाता है नमक। और एग्जाम में पूछता है कि भारत में नमक की खेती के लिए प्रमुख राज्य कौन कौन है, तो एक है गुजरात और एक है केरल। ये ध्यान रखना कि यही 2 राज्य है जहां पर सर्वाधिक नमक का प्रोडक्शन होता है। और उसका वजह है कि इन 2 राज्यों में नमक की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, क्योंकि यहाँ पर सुविधा है, ज्वार भाटा का सुविधा है और नमकीन मिट्टी का प्रभाव। तो ये ध्यान रखना। राज्य का विस्तार हमने कहा, तो यहाँ हमने मुख्य रूप से दिखाया है गुजरात के बारे में और यहाँ केरल के बारे में। इसके अलावा बहुत सारे राज्य हैं जो हमने नाम लिया, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, तमिलनाडु, ये सब क्षेत्रों में नमकीन मिट्टी मिलती। तो ध्यान रखना। अब यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का, नमकीन मिट्टी से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना। जो सबसे ज्यादा इस मिट्टी से पूछा जाए कि इस मिट्टी का कुछ स्थानीय नाम है, ये ध्यान रखना। और स्थानीय नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नमकीन मिट्टी का कुछ स्थानीय नाम के बारे में आपको याद रखना है, जिसमें एक नाम तो हमने कह दिया, नमकीन मिट्टी, लवणीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी। इसके अलावा क्या है कि रेह प्रदेश में पाए जाने के कारण इसको रेह मिट्टी भी कहते हैं। तो रेह मिट्टी पूछ देगा तो कंफ्यूज नहीं करना, नमकीन मिट्टी।
रेह मिट्टी के अलावा दूसरा जो मिट्टी है इसको दूसरा रूप में ऊसर मिट्टी भी कहा जाता है। तो नमकीन से पता चल जाता है, लेकिन ऊसर मिट्टी दे दिया तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ऊसर मिट्टी कहां से आ गई, क्योंकि नमक तो दिमाग में आ जाता है शब्द सुनते हैं। तो नमकीन मिट्टी को रेह मिट्टी, ऊसर मिट्टी। इसके अलावा एक मिट्टी नाम है जिसको कल्लर मिट्टी कहते हैं, और एक कल्लर केरल में बोला जाता है। और एग्जाम में पूछा था कि कल्लर मिट्टी बोला जाता है किस मिट्टी को, तो काली मिट्टी। और कहां बोला जाता है, कहां बोला जाता है, तो केरल में बोला जाता है, ध्यान रखना। इसके अलावा कलर मिट्टी का एक दूसरा नाम है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको चौपन मिट्टी कहते हैं। तो कई नाम है और यही नाम ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपको पीटी में ज्यादा। नाम को ध्यान रखना, नाम ध्यान नहीं रखेंगे सब कुछ गड़बड़ हो जाए। अब इसके अलावा एक मिट्टी है जिसको, इसी मिट्टी का नाम कार्ल मिट्टी भी है। तो इतना नाम हो गया, 5 नाम तो यही लिख दिया हमने, और जिसमें ऊसर और कलर पूछा जा चुका है कई बार, चौपन भी पूछा। और ये सब कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम के अलग अलग सॉल्ट की उपस्थिति के कारण, और अलग अलग लोग अलग अलग स्थानीय तौर पर इसी मिट्टी को अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है मिट्टी के नामकरण के बारे में। तो इतना नमकीन मिट्टी या मरुस्थलीय और बलुई मिट्टी की बात। अब इसके बाद जो पढ़ना है वो एक और मिट्टी पढ़ना हम लोग, और वो है नाम है दलदली मिट्टी। नाम है दलदली मिट्टी, दलदली मिट्टी, या इसी का दूसरा नाम गीली मिट्टी भी है, गीली मिट्टी, या इसी का तीसरा नाम गीली मिट्टी, दलदली मिट्टी, पीट सॉइल भी कहते हैं, पीट मिट्टी, या अंग्रेजी में स्वाम्पी सॉइल कहा जाता है। तो नाम याद रखना। तो मिट्टी एक और प्रकार भारत में मिट्टी का, मुख्य रूप से हम सब मिट्टी देख चुके हैं, लेकिन कुछ और जो है ये पढ़ लें। इसके बाद एक और टाइप बच जाएगा पर्वतीय मिट्टी की बात, जो भारत में पर्वतीय क्षेत्र में मिलती है। तो इस मिट्टी को देखना, और इस मिट्टी में ध्यान रखना है कि बिल्कुल स्पष्ट यहां लिखा गया है दलदली मिट्टी, गीली मिट्टी, पीट मिट्टी या स्वाम्पी सॉइल। अब यहां नाम से स्पष्ट है, बिल्कुल आपको यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। गीली है मतलब हमेशा गीला रहे, दलदली मिट्टी मतलब जहां ये मिट्टी रहेगी वहां दलदल नुमा क्षेत्र होगा, पीट मिट्टी, डेल्टाइन मिट्टी या स्वाम्पी सॉइल, सब का मीनिंग एक ही है। तो भारत में वैसा क्षेत्र जहां पानी बहुत मिलता हो, पानी बहुत मिलने का मतलब सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र 200 सेंटीमीटर। तो 200 सेंटीमीटर का वर्षा जहां होगा वहां कीचड़ ही कीचड़ होगा, जल्दी वो मिट्टी सूखेगी नहीं। दूसरा कि जितना भी डेल्टा होता है, डेल्टा मतलब जहां नदियां अपने मुहाने पर मिट्टी को जमा करती है, जैसे सुंदरबन का डेल्टा है भारत में, तो सुंदरबन का डेल्टा इसी मिट्टी का क्षेत्र, क्योंकि नदियां पानी लगातार उस पर गिराती रहती है, और जिस क्षेत्र में पानी गिरेगा ज्यादा वो कीचड़ युक्त, दलदल युक्त हो जाए। तो इसी को आपको ध्यान रखना। आज हमने कहा था कि क्लास थोड़ा सा छोटा होगा, इसके चलते हम इसको यहां पर पूरा कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगले क्लास में हम फिर यहीं से शुरू करेंगे दलदली मिट्टी से। तो क्लास को कंटिन्यूसली देखते रहें। कुछ व्यस्तता थी जिसकी वजह से 2 दिन क्लास बीच में अनियमित हो गया था। अब आगे हम लोग इसको और अच्छे से नियमित तौर पर करेंगे, ये ध्यान रखना। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले विषय के साथ। तब तक जहां रहे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बोलिए एक बार जय हो मैया की। और बिहार दरोगा निश्चित तौर पर क्रैक करें, यही प्लान करके हम लोग काम करें।